चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे केस का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं त्विषा शर्मा केस की। एक ऐसी खबर जो शायद आपने हाल ही में सुनी हो, और यकीन मानिए इसके अंदर की कहानी बहुत ही चौंकाने वाली है। अब देखिए हुआ क्या है। एक 33 साल की महिला जो कभी मिस पुणे रह चुकी थी, उनकी बेहद रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। और जो उनके पति हैं वो एक क्रिमिनल लॉयर हैं और फिलहाल फरार हैं। मतलब सोचिए, मामला इतना गंभीर हो गया कि सीधे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। एक अरेंज मैरिज जो सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, उसका ऐसा खौफनाक अंत। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कानूनी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ है बचाव पक्ष, यानी पति समर्थ सिंह के वकील, जो चाहते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करें। लेकिन दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का बिल्कुल साफ कहना है कि भाई आरोपी तो फरार है ना, तो उसे सीधे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ के सामने सरेंडर करना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में नहीं। और ये केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो फरार पति है उसने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली है। दूसरी तरफ त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने भी हार नहीं मानी है। उन्होंने त्विषा की सास गिरी बाला सिंह, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, उनको मिली जमानत को चुनौती दे दी है। इस बीच पुलिस ने भी अपना काम किया है। उन्होंने नए भारतीय न्याय संहिता के तहत दहेज हत्या और क्रूरता की एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, पोस्टमार्टम पर बहस और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हस्तक्षेप। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट रूम में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पति के वकीलों का कहना है कि अगर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो ये राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा सीधा अपमान होगा। लेकिन एसजे तुषार मेहता ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी का इस मामले में कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। मतलब कानूनी तौर पर आरोपी के पास ये हक ही नहीं है कि वो दूसरे पोस्टमार्टम का विरोध कर सके। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने एक बहुत ही गहरी बात कही। मैं कोड पढ़ती हूँ। जब एक पिता अपनी बेटी को खो देता है और संतुष्टि के लिए दूसरी मेडिकल राय चाहता है, तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता का दर्द है जो अपनी बेटी के लिए न्याय की भीख मांग रहा है और सच जानना चाहता है। और इसी दलील का असर भी हुआ। जस्टिस अवनिंदर कुमार सिंह ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम फ्लाइट से भोपाल जाएगी और वहां दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। आप सोच रहे होंगे कि भोपाल में ही क्यों नहीं? क्योंकि भोपाल के स्थानीय अस्पतालों में शव को -80 डिग्री पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की वो खास सुविधा नहीं थी जो इस केस के लिए जरूरी थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, मदद की आखिरी गुहार और 12 मई के वो खौफनाक आखिरी घंटे। अब हम जो देखने वाले हैं वो सच में दिल दहला देने वाला है। मौत से कुछ समय पहले त्विषा ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था। उसने लिखा, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना। ये शब्द सुन रहे हैं आप? ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक साफ इशारा है कि वो किस कदर खुद को एक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। 12 मई का पूरा टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले उसने घबराहट में अपनी माँ को फोन किया। फिर मौत से ठीक आधे घंटे पहले बचने की उम्मीद में उसने नोएडा भागने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक किया। बात करते करते अचानक फोन कट जाता है और फिर कुछ ही देर बाद सास का फोन आता है कि वो अब नहीं रही। सोचिए, आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया? अब इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। हमारा अगला भाग है पारिवारिक और सामाजिक दबाव, जब एडजस्ट करना जानलेवा बन जाए। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। दिसंबर 2025 में एक बहुत ही रसूखदार परिवार में उनकी अरेंज मैरिज होती है। फिर 2026 की शुरुआत से ही दहेज की मांगें बढ़ने लगती है। बसंत के मौसम तक आते आते जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप सामने आते हैं। और फिर 12 मई 2026 को त्विषा की मौत हो जाती है। सिर्फ 5 महीने में एक पूरी जिंदगी खत्म हो गई। पीड़ित परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है
उसके आरोप बहुत ही संगीन हैं। उनके मुताबिक त्विषा के पिता ने जो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया था, उसे पति के नाम ट्रांसफर करने का लगातार दबाव था। एक जबरन अबॉर्शन का भी आरोप है और सबसे परेशान करने वाली बात, उसे लगातार उनके तथाकथित हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार मानसिक प्रताड़ना। पर देखिए, एक एक्सप्लेनर के तौर पर हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ त्विषा का परिवार है जो साफ कह रहा है कि दहेज के लालच और मानसिक प्रताड़ना का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल वालों का डिफेंस बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि त्विषा को नशे की लत थी, उसके अफेयर्स थे और ये भी कि व्हाट्सएप चैट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। साफ है कि दोनों तरफ की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, सबूत, कुछ अनसुलझे सवाल जिनके जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं। ये जो तथ्य हैं, ये साफ दिखाते हैं कि परिवार आखिर गहरी जांच की मांग क्यों कर रहा है। पहले पोस्टमार्टम में मौत का कारण फांसी बताया गया, लेकिन शरीर पर मौत से पहले के गंभीर चोटों के निशान थे। फिर लैब रिपोर्ट आती है जिसमें कोई ड्रग्स या जहर नहीं मिलता, जो ससुराल वालों के दावों पर सवाल उठाता है। शुरुआत में तो क्राइम सीन से फांसी का फंदा तक गायब था, और तो और खुद बचाव पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज में बेगतियों की बात उठाई है। मतलब ये मामला एक सीधा साधा सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लगता। तो आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत ही कड़वे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब हमारी सोसाइटी में महिलाओं पर शादी में चुपचाप एडजस्ट करने का वो अदृश्य दबाव जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए? त्विषा शर्मा का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उन खामोश उम्मीदों का आईना है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे महिलाओं पर थोपी जाती हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।